रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। हाँ, तो व्हाट आर एलोट्रोप्स? तो एलोट्रोपी वो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की जिससे कि कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कार्बन की बात करता हूं, और कार्बन दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि दोनों सॉलिड स्टेट में, और वो दो फॉर्म्स में बात कर रहा हूं अभी, ग्रेफाइट और डायमंड की। तो कार्बन जो है ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उनकी जो फिजिकल फॉर्म्स होती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट। तो कोई और अगर एलिमेंट तुम बात करोगे ना, फॉर एग्जांपल आयरन की, तो वो नॉर्मल अपनी जो, अगर मान लो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो जो आयरन होगा हमेशा तुम्हें एक ही टाइप का दिखाई देगा। लेकिन अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। दोनों ही तुम्हारी जो फॉर्म्स हैं वो सेम फिजिकल स्टेट में, दोनों ही सॉलिड हैं, लेकिन इन दोनों में तुम्हारी जो ओवरऑल अपीयरेंस है और फिजिकल फॉर्म है इनकी, वो बहुत अलग है। तो ग्रेफाइट और डायमंड बहुत डिफरेंट तुम्हारे सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ग्रेफाइट तुम्हें पता होगा पेंसिल में यूज होता है, और डायमंड तो तुम लोग को मालूम ही है, वो ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है। तो ये दोनों ही सॉलिड स्टेट में और बहुत ही डिफरेंट इनकी फॉर्म्स होती है। तो ये चीज होती है एलोट्रोपी, कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है लेकिन वो दो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है और सेम फिजिकल स्टेट में, दोनों ही सॉलिड है। अच्छा, एक और बात, एलोट्रोपी जो होती है हम सिर्फ एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, कंपाउंड्स के लिए बात नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई एक कंपाउंड है और वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो फॉर्म 1 और एक उसकी फॉर्म 2, और दोनों कंप्लीटली डिफरेंट उनकी फॉर्म्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब एकदम अलग अलग हैं, तो वो कंपाउंड के लिए हम इसको एलोट्रोपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है, इनको एलोट्रोप्स नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपाउंड के लिए। एलोट्रोप सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है? एलिमेंट्स के लिए। इसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो तुम्हारी बुक में दो मेन एलोट्रोप्स दे रखे हैं कार्बन के, एक तो दे रखा है डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। फिर और भी कुछ कुछ तुम्हारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ग्रेफीन और बकीज बॉल्स, और भी बहुत सारी रहती हैं, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस होता है, वो क्यों अलग अलग तुम्हारे फॉर्म में होते हैं? अगर सेम एलिमेंट है तो वो सेम ही रहने चाहिए, अलग अलग फॉर्म में क्यों है वो? तो यहाँ पे देखो, इसका ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये डायग्राम में। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, इस साइड तुम्हारा ये ग्रेफाइट है और इधर लेफ्ट साइड में डायमंड है। ग्रेफाइट में क्या रहता है, तुम्हारी लेयर्स रहती है बहुत सारी। ये एक लेयर है, मान लो ये लेयर 1, उसके थोड़ा ऊपर एक लेयर 2 रहती है, इसको सेकेंड लेयर को मैं बोलूंगा L2, और एक यहां पे तुम्हारी लेयर 3 है, इसको मैं क्या बोलूंगा? L3। तो तीन अलग अलग लेयर्स हैं। अब ये तीनों लेयर जो होती है ना, एक दूसरे एक के ऊपर ना एक ऐसे रखी रहती है, तो इस वजह से कभी कभी ना लेयर्स तुम्हारी स्लिप वगैरह भी करती है एक दूसरे के ऊपर। तो मगर चीजें एक के ऊपर एक अगर रखोगे ना, थोड़ा सा अगर पुश करोगे तो वो स्लिप वगैरह होने लग जाती है। तो इसलिए ग्रेफाइट तुम्हारा स्लिपरी भी होता है, क्योंकि एक लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है। फिर यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में तुम्हारा देखो, ये कार्बन एटम है और ये तुम्हारा एक और कार्बन एटम से अटैच रहता है, सॉरी ये वाले नहीं, ये आपस में ऐसे अटैच्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ये इधर इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, और इससे ये चौथे अटैच्ड है। तो ये इसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये डायमंड में तुम्हारा रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर रहता है।
इसी वजह से डायमंड बहुत हार्ड भी होता है, क्योंकि वो रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि वो क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और डायमंड क्यों नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये ग्रेफाइट में एक और चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए कि जो अलग अलग मेरी ये लेयर्स हैं, ये एक लेयर है, ये इससे नीचे एक और लेयर है, और एक तुम्हारी ये लेयर है, और यहाँ पे इनकी कुछ कुछ तुम्हें दिख रही होगी। यहाँ पे ना एक बाइंडिंग तुम्हारी ये फोर्स है लेयर से बीच में, तो ये वीक बाइंडिंग फोर्स होती है। तो जब भी ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अटैच रहती हैं तो उनमें एक वीक बाइंडिंग फोर्स होती है। फिर यहाँ पे वही ग्रेफाइट का दे रखा है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं तुम लोग को बहुत बार बता चुका हूं कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करती है तो वो दो रीजन से करती है, एक तो प्रेजेंस ऑफ आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेफाइट के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीजन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रेफाइट के पास हैं वो भी हम समझेंगे। तो ये देखो, इधर ग्रेफाइट में क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी एक कार्बन एटम है, मान लो मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। तो ये जो कार्बन एटम है ये तुम्हें दिख रहा होगा, 3 अलग कार्बन एटम से बॉन्ड है इसका। एक तुम्हें ये वाला दिख रहा होगा, एक ये वाला दिख रहा होगा, और एक नीचे ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, मैं नेमिंग मतलब नंबर देता हूं, 1 2 3। तो ये जो कार्बन एटम है मेरा, इधर मैं लिख रहा हूं C, ये 3 अलग कार्बन एटम से इसका बॉन्ड है। तो अगर 3 कार्बन एटम से बॉन्ड है तो, और मैं कोई भी अगर एक कार्बन एटम बनाता हूं, मान लो मेरा एक ये कार्बन एटम है, इसके 4 अलग अलग साइड पे एक एक इलेक्ट्रॉन में बना देता हूं। तो ये 3 जो अलग अलग है, मान लो एक कार्बन एटम यहां पे है, जो यहाँ पे एटम नंबर 2 है, मान लो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग हो गई। फिर एक और तुम्हारा इधर एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसकी शेयरिंग हो गई। फिर एक और नीचे तुम्हारा एक कार्बन का तुम्हारा एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे शेयरिंग हो गई। तो देखो, कार्बन के जो 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है और वो उनका बॉन्ड बन गया है। लेकिन एक ये वाला जो तुम्हें दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है। ठीक है ना? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये पूरी जो तुम्हारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें इधर उधर ना घूमता रहता है, और इधर उधर अगर वो घूमता रहता है तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रीजन है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई एक जो कार्बन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रह गया कार्बन में, वो पूरा थ्रू आउट घूमता रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है, और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उससे अब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये रीजन है इसकी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के पीछे, ये रीजन है इसका। इसको एक बार तुम ये रीड कर सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत सारी तुम्हारी शीट्स होती हैं, तो उस शीट्स में तुम्हारे बहुत सारे अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर टुगेदर इन मेनी शीट्स देयर बिकम्स अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स।
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स अब हर जगह तुम्हारे घूम रहे हैं, और हर जगह अगर वो घूमेंगे तो उससे वो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अगर वो चार्ज पार्टिकल हैं तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। तो ये इसका रीजन होता है। फिर एक और ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है। ग्रेफाइट इसलिए स्लिपरी होता है क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक रहती हैं, और उनमें बहुत ही वीक बॉन्डिंग रहती है। अगर बहुत वीक सी बॉन्डिंग है तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है। यहाँ पे ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तुम्हारी बहुत सारी लेयर्स दिख रही होंगी तुम्हें। एक ये वाली तुम्हारी लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है, एक ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, और ये सारी लेयर्स में बहुत ही वीक बाइंडिंग फोर्स रहती है। अगर वीक तुम्हारी बाइंडिंग फोर्स है तो उससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है। नेक्स्ट डायमंड। अब डायमंड के बारे में होता है कि डायमंड बहुत हार्ड होता है। तो डायमंड हार्ड क्यों होता है। डायमंड हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे जो कार्बन का तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें हर कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से इसका बॉन्ड है। तो कोई भी कार्बन एटम अगर तुम उठा लो, मान लो ये कार्बन एटम है, तो ये तुम्हारा ना 4 कार्बन एटम्स और उससे बॉन्डेड रहेगा। तो अगर ये वाला एक्चुअली इस डायग्राम में पीछे वाली साइड नहीं दिख रही है, अगर मैं थोड़ा बेटर चूज करूं तो ये वाला एक जो तुम अगर देखोगे, ये वाला जो कार्बन एटम है इसमें क्लियरली दिख रहा है एक इसके साथ बॉन्डिंग है इसकी, एक इसके साथ, एक नीचे इसके साथ, और एक इसके साथ। तो देखो ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4। तो ये जो कार्बन एटम है ये 4 अलग अलग एटम से बॉन्डेड है, और ये तुम्हारी सारी डायरेक्शंस में इसकी बॉन्डिंग है। तो ये एक हार्ड लैटिस स्ट्रक्चर बन जाता है, रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। इसकी वजह से डायमंड हार्ड हो जाता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के ना 2 पार्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं हम लोग। पहला पार्ट हमारा था कोवेलेंट बॉन्डिंग, हमने डिस्कस की थी कल। नेक्स्ट हमने अभी तक आज पढ़ा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह, वो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट है, बुक में जो हेडिंग दे रखी है तुम्हारी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो अब कार्बन के ना कुछ कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। वो क्या फीचर होते हैं कार्बन के। एक तो होता है कैटिनेशन और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये कार्बन की 2 यूनिक फीचर्स हैं। अब इनका क्या मतलब है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसमें दे रखा है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है कि कोई एक कार्बन का एटम होता है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, दूसरा तीसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है,
तीसरा चौथे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, एंड सो ऑन। मतलब कि कार्बन जो है तुम्हारा एक इसके साथ अटैच होगा, एक और कार्बन एटम, एक और कार्बन एटम, फिर एक और कार्बन एटम, फिर एक और कार्बन एटम, फिर एक और कार्बन एटम। ऐसे करते करते ना तुम्हारे बहुत लंबी सी चेन बन जाती है। तो अगर बहुत लंबी सी चेन बन जा रही है कार्बन एटम्स की, तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो बाकी अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो उसमें ना बहुत लंबी लंबी चेन्स नहीं बनती है। यहां पे कार्बन में आपस में बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कार्बन, इसके अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इस वजह से कैटिनेशन हो जाता है। तो ऐसे और भी एलिमेंट है जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 ही होती है, लेकिन सिलिकॉन में कैटिनेशन नहीं होता है, कार्बन में होता है, सिलिकॉन में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है, कार्बन की तरह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। तो इस वजह से सिलिकॉन में कैटिनेशन नहीं हो पाता। अच्छा, ये कार्बन के तुम्हारे एटम्स होते हैं, ये लिंक हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। अब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है जब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों एटम। अगर दो एटम्स में बॉन्डिंग हो रही है और दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर दोनों कार्बन एटम्स मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें तो वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर दो तुम्हारे एटम्स मान लो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का। इसके बाद कार्बन का एक और नेचर होता है स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्म करता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्गली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। तो इसको ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा, मान लो मैंने एक न्यूक्लियस ये बनाया, ये तुम्हारा मान लो अंदर न्यूक्लियस है, और इसके बाहर अब मान लो मैंने एक ये पहली शेल बनाई, फर्स्ट शेल, इसके बाद ये सेकंड शेल बनाई। तो सेकंड शेल में देखो क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तुम्हारे। एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, चौथा इलेक्ट्रॉन मान लो ये रहा। अब एक और मान लो दूसरा तुम्हारा कार्बन एटम है, मान लो ये उसका कार्बन एटम का दूसरा कार्बन एटम का न्यूक्लियस ये है, ये उसकी फर्स्ट शेल है, और ये तुम्हारी उसकी सेकंड शेल है। इसमें मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो तुम्हारा पहला न्यूक्लियस है, ये इनको ना बहुत स्ट्रांगली पकड़ सकता है। ये जो 4 नए इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली वो पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम का ना साइज छोटा होता है, तो अगर छोटा है तो न्यूक्लियस आसानी से उनको पुल कर सकता है। अगर लेकिन मान लो मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन में ना तुम्हारी 3 शेल होती हैं। तो अगर सिलिकॉन एटम बनाऊं मैं, एक मान लो इसका न्यूक्लियस ये रहा, और इसके बाद में एक फर्स्ट शेल होती है सिलिकॉन में,
फिर सिलिकॉन में सेकंड शेल होती है और सिलिकॉन में एक थर्ड शेल होती है। ठीक है, मैं सिलिकॉन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं तब से बार बार, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284। ठीक है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 24। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही तुम्हारी जो बॉन्डिंग करेंगे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग इनकी रहेगी। लेकिन सिलिकॉन की केस में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर मान लो ये एक सिलिकॉन मैंने एटम बना रखा है, इसमें अगर मैं बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और एक मान लो ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब एक और अगर मैं सेकंड तुम्हारा बनाऊं एटम सिलिकॉन का, मान लो सिलिकॉन का एक ये तुम्हारा इसका न्यूक्लियस है, एक ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये मान लो थर्ड शेल एक और है। तो अब ये देखो इसमें ना 3 शेल है, तो न्यूक्लियस बहुत दूर है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है, मान लो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक तीसरा ये इलेक्ट्रॉन है, चौथा ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बहुत दूर से पुल करना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारा इसको एक पुल करेगा, एक इसको न्यूक्लियस को पुल करना है, एक इसको पुल करना है और चौथा एक इसको पुल करना है। तो न्यूक्लियस बहुत दूर से पुल कर रहा है क्योंकि 3 शेल है, एटम का साइज बहुत बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस को बहुत दूर तक पुल करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सिलिकॉन का बॉन्ड बनेगा वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि कार्बन के एटम में 2 शेल है। सिलिकॉन के एटम में तुम्हारी 3 शेल है। इस वजह से सिलिकॉन के एटम बहुत दूर तक उसको न्यूक्लियस को पुल करना पड़ रहा है। तो अगर बहुत दूर तक करना पड़ रहा है तो इतना आसान नहीं है, तो उसकी जो बॉन्ड हो जाएंगे वो वीक हो जाएंगे। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस हैज टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फार, बहुत दूर से न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना पड़ रहा है। अच्छा एक और चीज, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस वजह से वो और भी तुम्हारे बहुत सारे एटम्स के साथ ना बॉन्ड कर जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन के भी तुम्हारे रहेंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट भी रहेगा कार्बन कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर रहता है, ऑक्सीजन रहता है, एक्सेट्रा बहुत सारे और रहते हैं, क्लोरीन भी रहता है। तो ये सारे तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं ये अक्सर तुम्हें मिलेंगे कार्बन कंपाउंड्स में। इसका अगला तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स ही ना अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक होते हैं एल्केन्स, दूसरे होते हैं एल्कीन्स और तीसरे होते हैं एल्काइंस। ये 3 तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो एल्केन्स में तुम्हारा क्या रहता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहते हैं, कहीं पे भी तुम्हारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। एल्कीन्स में 1 और मोर डबल बॉन्ड रहेंगे, एल्काइंस में 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जा रहा है, इधर देखो ए, फिर अगले में ई और तीसरे में वाई।
तो AEY, सबसे पहले ए आता है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगला तुम्हारा एल्कीन में ई आ रहा है, तो उसमें डबल बॉन्ड भी रहते हैं। और तीसरा एल्काइंस, उसमें वाई रहता है, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है देखो, अगर मैं एल्केन का डायग्राम बनाऊं तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ना कुछ इस टाइप का रहता है। 3 कार्बन एटम है और ये तुम्हारे सिर्फ एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। और कौन सा बॉन्डेड है ये? सिंगल बॉन्ड के साथ में। अब देखो तुम्हें समझ में आ रही होगी बात कि एक कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ना जो 3 कार्बन एटम्स हैं, इनको अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं, ये तुम्हारा फर्स्ट एटम है, एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2 और ये एटम नंबर 3। अब देखो जो तुम्हारा एटम नंबर 1 है, उसकी सिर्फ एक मतलब उसकी एटम नंबर 2 के साथ बॉन्ड हुआ है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर जो एटम नंबर 1 है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इनिशियली एटम 1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस एक उसने शेयर कर लिया विद एटम 2, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 5। ठीक है, तो एटम 1 के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको अगर स्टेबल बनना है तो इसको ना 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो ये कुछ बॉन्डिंग वगैरह करेगा। समझ आई बात? तो ये कैसे बॉन्डिंग करेगा? ये जो तुम्हारा है एटम नंबर 1, ये 1 2 3 हाइड्रोजन कहीं से ढूंढ के लाएगा। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और तीसरा हाइड्रोजन एक और। ये 3 हाइड्रोजन और ढूंढ के लाएगा और उनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों हाइड्रोजन ना एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एटम 1 नाउ शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन with all the 3 hydrogen atoms. तो इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो एटम नंबर 1 है वो अब स्टेबल बन चुका है। क्यों? क्योंकि एटम 1 नाउ हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आते हैं, कोई भी एटम होता है वो उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये कार्बन का जो एटम 1 है वो स्टेबल हो। तो एकदम सिमिलर स्टोरी तुम्हारी एटम नंबर 3 के साथ भी है। एटम नंबर 3 भी पहले वो एटम नंबर 2 के साथ उसका सिंगल बॉन्ड था। अगर एटम नंबर 2 के साथ उसका सिंगल बॉन्ड था तो अब होगा क्या? अब ये होगा कि जो एटम नंबर 3 है उसके पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसको एटम नंबर 2 से मिल रहा है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये कहीं से ढूंढ के 3 हाइड्रोजन लेकर आएगा। तो 3 हाइड्रोजन वो लेकर आएगा, तो 1
2 3, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स तुम्हारे अब बॉन्ड हो जाएंगे। तो थर्ड एटम भी स्टेबल हो गया। एटम 3 इज नाउ स्टेबल। स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन एटम को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और पहले से इसके पास अब 5 आ गए थे, 3 हाइड्रोजन और आ गए इसके पास, तो सबसे एक एक वो ले लेगा। समझ आई बात? तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं बढ़ता हूं एटम नंबर 2 पर। एटम नंबर 2 किस किस के साथ बॉन्डेड है ऑलरेडी? एटम 1 एंड एटम 3। तो अगर ये एटम 1 और एटम 3 के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि एटम 2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो एटम 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑलरेडी? 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ये क्या करेगा एटम नंबर 2? ये कहीं से ढूंढ के 2 हाइड्रोजन एटम्स और लाएगा। अगर ये 2 हाइड्रोजन एटम लाएगा तो उसके बाद इसका क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन एटम ऊपर इधर बना दो, एक हाइड्रोजन नीचे बना दो। तो ऐसे हमारा ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो तुम काउंट कर सकते हो कि इसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 3, और इसमें टोटल कितना हाइड्रोजन एटम है? 8। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C3H8। ठीक है, इसको मैं नीचे यहां पे अगर लिख दूं तो इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो है C3H8। 3 कार्बन एटम और 8 हाइड्रोजन एटम। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे डालने वाला हूं, तो वहां पे एक बार फिर से तुम देख लोगे तो समझ आ जाना चाहिए। अगर तब भी डाउट है तो मेरे पास आके किसी भी दिन डाउट्स क्लियर करा सकते हो। अब एक और एल्केन पे मैं जाता हूं। अब मान लो मेरे पास कार्बन एटम्स 4 हो गए। ठीक है, अगर 4 कार्बन एटम है, फिर से मैं इनकी कुछ कुछ नंबरिंग कर देता हूं। ये एटम नंबर 1 है, फिर एक बाजू में इसके एटम नंबर 2 है, फिर इसके बाजू में एटम नंबर 3 है, और उसके बाजू में एटम नंबर 4 है। अब मैं फिर से वही काम स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले एटम नंबर 1 की मैं बात करूंगा। एटम नंबर 1 तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ओनली बॉन्डेड विद एटम 2। अगर ये सिर्फ एटम 2 के साथ बॉन्डेड है तो इसमें क्या होगा कि एटम 1 के पास अब 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसको एटम 2 से मिल गया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। ठीक, तो एटम 1 को 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। अगर एटम 1 को 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है तो वो क्या करेगा कि 3 हाइड्रोजन कहीं से वो ढूंढ के लाएगा। तो एक ऐसे, एक तुम्हारा और हाइड्रोजन वो लेकर आएगा,
और एक तीसरा हाइड्रोजन और ले आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये 3 अलग अलग हाइड्रोजन ले आएगा, 1 2 3। एकदम सिमिलर मैनर में जो तुम्हें एटम नंबर 4 दिखाई दे रहा है, एटम नंबर 4 का भी एकदम सेम ही सीन है, बिल्कुल सेम। वो सिर्फ बॉन्डेड है एटम नंबर 3 के साथ। तो अगर वो सिर्फ एटम नंबर 3 के साथ बॉन्डेड है तो क्या दिक्कत होगी अभी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम नंबर 4 के पास। अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो 3 हाइड्रोजन और ढूंढ के लाएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और डाल दो, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन एक और, तीसरा हाइड्रोजन एक और। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए तुम्हें कि एटम 1 को 3 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत थी क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 और हाइड्रोजन वो लेकर आएगा। तभी तो 3 और इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाएंगे और फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास हो जाएंगे। एकदम सिमिलर मैनर में एटम नंबर 4 भी, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हाइड्रोजन और लेकर आएगा। तो कितने हो गए इसके पास अब? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो बाकी के तुम्हारे बीच वाले 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके पास ऑलरेडी 6 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम 2 बॉन्डेड विद एटम 1 एंड एटम 3, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने और हाइड्रोजन की जरूरत है? इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स की और जरूरत है, एटम नंबर 2 को। तो